हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। बात करते हैं अब कंपनी लॉ की एक नए टॉपिक की। आज का टॉपिक मैंने लिया है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, यानी पार्शियल सीमा नियम। ठीक है, इसको एमओए भी बोलते हैं। देखो, दोनों बातें इसलिए बोल रही हूँ ताकि सारे स्टूडेंट्स को सब तरह से समझ में आ जाए। कई बार हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को इंग्लिश की टर्म नहीं समझ में आती, मैटर सारा समझ में आ जाता है। तो मैं उन सबको भी ध्यान में रख करके बायलिंगुअल आपको वीडियो लेक्चर्स बनाकर दे रही हूँ। ठीक है, तो अब बात करते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की। एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, जब भी कंपनी का फॉर्मेशन करना हो या इनकॉर्पोरेशन का प्रोसीजर स्टार्ट होता है, तो जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट है वो तैयार किया जाने वाला वो डॉक्यूमेंट है। ये एमओए कहते हैं इन शॉर्ट इसको। और एमओए एक लीगल डॉक्यूमेंट है, एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है। जब भी कोई व्यक्ति किसी भी कंपनी के शेयर्स को खरीदना चाहता है या कंपनी के साथ में कोई डील करना चाहता है, तो उसे एमओए को पढ़ ही लेना चाहिए, क्योंकि एमओए पूरी तरह से एक चार्टर का काम करता है। यानी एक ऐसा शाही डॉक्यूमेंट जो एक कंपनी के सारे रूल्स रेगुलेशंस के बारे में बताएगा। क्यों, क्या इसका नाम है, रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, कितनी कैपिटल है, कितनी लाइबिलिटी है, उन सब के बारे में ये पूरी डिटेल नॉलेज देता है। तो जो एमओ है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। अब शुरुआत करते हैं। जैसा कि हर वीडियो के शुरुआत में मैं आपको एक सेक्शन कवर करवा देती हूँ कि कौन से सेक्शन की कवरेज है इस वाले टॉपिक पे। तो इसी के रिलेशन में मैं आपको बताना चाहूंगी, जो कंपनीज एक्ट 2013 है उसका सेक्शन 12, 13, 14, ये तीनों सेक्शन में एमओए को कवर करते हैं। इसमें अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग सेक्शन है। तो मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगी कि बजाय कि आप हर एक चीज का एक अलग सेक्शन याद रखो, इन ग्रुप आप एक कलेक्टिवली 12 से 14 के सेक्शन को याद कर लो। बहुत आसान रहेगा ये, और इससे ये आप हाईलाइट भी करके आओगे तो आपका आंसर की वेटेज भी बढ़ जाएगी। तो आप शुरुआत करते हैं क्या है। जैसा कि मैंने बताया, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, और इसके मैं ऑल्ट्रेशन भी बताऊंगी कि इसमें कैसे परिवर्तन किया जाता है। तो ये टॉपिक है और इसको हमने इन शॉर्ट कह दिया एमओए। एमओए को मैंने एक शब्द लिख दिया है, चार्टर ऑफ कंपनी। हमेशा अपने आंसर में इस तरह के बॉक्स या प्रेजेंटेशन या इस तरह की हाईलाइटिंग जरूर करके आओ जो उसके कीवर्ड्स को हाईलाइट करने वाले हों। मैंने यहाँ पे, अगर आप मेरा बोर्ड देखोगे तो आपको समझ में आएगा, कुछ चीजों को मैं एनसर्किल कर देती हूँ, कुछ को मैं बॉक्स में ले लेती हूँ, कुछ को अंडरलाइन में कर देती हूँ, कुछ को बुलेट से हाईलाइट करती हूँ। तो इससे क्या होगा कि आपको ये इस प्रेजेंटेशन को देखने के बाद आपको लगेगा कि आपकी आंसर शीट भी इसी तरीके की होनी चाहिए। ये मेरा सजेशन है कि अपने आंसर्स को प्रेजेंटेबल बनाओ। राइट, तो चार्टर ऑफ कंपनी लिखा है मैंने बॉक्स के अंदर, और चार्टर का मतलब होता है एक शाही पत्र। वो शाही पत्र यानी कि मोनार्की की तरफ से रिलीज हुआ वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसको सब लोगों को फॉलो करना ही होगा। तो ये कंपनी का वो चार्टर है जो कंपनी के बारे में सब कुछ बताएगा, और जो बताएगा वो सही ही बताएगा, ऐसा माना जाता है। और जो भी कोई पब्लिक जो होती है वो अगर इस कंपनी के साथ डील करना चाहती है, तो ये उम्मीद की जाती है कि आपने उसका एमओए जरूर पढ़ा होगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। दिस इज द फाउंडेशन। फाउंडेशन का मतलब है नींव। ये एक वो फाउंडेशन है ऑन विच द स्ट्रक्चर ऑफ कंपनी इज बेस्ड, जिसके ऊपर कंपनी का ढांचा निर्भर करेगा। देखो, ये लाइन बहुत अपने आप में इंपॉर्टेंट है, इससे आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आ जाएगी कि व्हाट द इंपॉर्टेंस हैज, एमओए हैज द इंपॉर्टेंस। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि कंपनी का जो ढांचा है वो इसी नींव पर निर्भर करेगा कि ये नींव जितनी मजबूत होगी, जितनी अच्छी होगी, उतना ही इस कंपनी का ढांचा मजबूत और ऊंचाइयों को छूने वाला होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये क्या करता है, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। ये वो डॉक्यूमेंट है जो डिफाइन करता है लिमिटेशन एंड पावर्स ऑफ कंपनी, कि इस कंपनी की क्या तो शक्तियां रहेंगी और क्या दायित्व रहेंगे। लिमिटेशन पावर्स को भी डिफाइन करेगा। मैंने एक और पॉइंट लिखा है कि पावर्स, स्कोप, फंडामेंटल, गाइडेंस, जितने भी गाइडेंस है। अब गाइडेंस किस किस को देगा, वो बहुत सारे लोगों को गाइडेंस देने वाला है। जो भी कोई स्टेक होल्डर है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो इससे जुड़ा हुआ है कंपनी के साथ में, उन सबको वो गाइड करेगा। स्कोप बताएगा कंपनी का कि क्या काम कहां तक किया जाएगा। आपको मैं एक वर्ड ध्यान दिला दूं, ये जो स्कोप है, इसको जैसे ही आप लिखेंगे या बोलेंगे या अपने दिमाग में लाएंगे, तुरंत आपको ये याद आ जाना चाहिए, अल्ट्रावायस, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रावायस। मैंने मेरा एक वीडियो पहले शेयर किया है आप लोगों के साथ में, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रावायस। और अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हो तो आज इस वीडियो को देखने के बाद तुरंत आपको ये देखना चाहिए। इट्स माय सजेशन, क्योंकि अल्ट्रावायस आपको समझ में आना चाहिए। अगर आप एमओए का आंसर लिख रहे हो और अल्ट्रावायर को हाईलाइट नहीं करते हो, मैं सोचती हूँ कि आपने अपना आंसर अधूरा लिखा है। और अगर अल्ट्रावायस का क्वेश्चन पूछा गया है और एमओए से कनेक्ट नहीं करते हो उसको, तो भी वो अधूरा है। तो अब अल्ट्रावायस क्या है, अधिकारों से परे, बियॉन्ड द अथॉरिटी।
बियॉन्ड द राइट्स, यानी किसी भी कंपनी का जो एमओए है वो एक ऐसा चार्टर है जो उस कंपनी के स्कोप को बताएगा। स्कोप का मतलब है उसका अधिकार क्षेत्र क्या होगा, यानी कितने एरिया तक वो अपना काम करेगी। जो इसका ऑब्जेक्ट क्लॉज होता है उसमें उसका स्कोप क्लियर होता है। तो अगर उस स्कोप में जो भी चीज डिफाइन की गई है उसके बाहर जाके कंपनी अपने लाइफ टाइम में कोई भी एक ऐसा डिसीजन ले ले जो उसके अधिकारों से बाहर था, तो ऐसा एक्ट अल्ट्रा वायर एक्ट कहलाता है, पहली चीज। और ऐसा होते ही आपको ध्यान होगा कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट सारे वाइड हो जाते हैं। अगर आप मेरा ये वीडियो देखोगे, इट्स माय सजेशन कि आप ये वीडियो जरूर देखो जो अल्ट्रा वायर्स वाला है। उसमें आप देखोगे तो मैंने एक केस लॉ बताया है आपको, एशबरी वाला, रेलवे कैरेजेस वाला है, बहुत अच्छा केस लॉ है। आप अल्ट्रा वायर्स के साथ में इस केस लॉ को भी पढ़ना और समझना, आपको समझ में आएगा कि कितना बड़ी बात होती है अगर आप अपने स्कोप से बाहर जाके जरा भी कोई एक डिसीजन ले लो या कोई एक एक्शन कर लो तो किस तरीके से आप अधिकारों से बाहर चले जाते हो और वाइड हो जाते हैं वो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, तो आपको ये मेरा सजेशन है कि आप ये वीडियो जरूर देखेंगे। अभी मैं वापस अपने ही आज के ही टॉपिक पे आ रही हूँ। ये पावर्स को डिफाइन करेगा, स्कोप को डिफाइन करेगा और फंडामेंटल गाइडेंस भी देगा। जब ये स्कोप को डिफाइन कर रहा है तो साथ साथ में वो गाइडेंस भी देगा हर इस व्यक्ति को कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्या बेनिफिशियरी है और क्या नहीं बेनिफिशियरी है। ये कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेनिफिशियर्स को बताएगा और ये शेयर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताएगा। तो ये बेनिफिशियरी गाइडलाइंस होती हैं। उसके अलावा और क्या कंटेंट होता है एक एमओए का, देखिएगा, बेनिफिट्स ऑफ क्रेडिटर्स, शेयर होल्डर्स एंड अदर आउटसाइडर्स। जितने भी कंपनी के साथ में जुड़े हुए लोग, कंपनी के साथ में बाहर के जुड़े हुए लोग और कंपनी के जो क्रेडिटर्स हैं उन सब लोगों के बीच में एक लिंक का काम करेगा जो उसके हितों की रक्षा करता है, यानी जो सेफगार्ड प्रोवाइड करवाता है उनके इंटरेस्ट को। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो मैंने एक डायग्राम बनाया है आपके सामने, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। मैंने ये लिखा है, ये अगर एक रेक्टेंगल को मैं कंपनी कह दूं और उस कंपनी के अंदर मैंने एक एनसर्कल किया है वो एडमिनिस्ट्रेशन कह दूं, तो आप ध्यान देंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी तो कहलाता है एओए। अगला टॉपिक मेरे वीडियो का यही होने वाला है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। उसकी मैं डिटेल नॉलेज आपको दूंगी, अभी इतना ही बता देती हूँ कि ये आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का मतलब है पार्षद अंतर नियम। ये वो नियम है जो कंपनी और कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को क्लियर करते हैं। और एमओए क्या है? एमओए वो डॉक्यूमेंट है या वो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो किसी कंपनी और कंपनी के बाहर वाले सारे लोगों को कनेक्शन देते हैं। तो इसका मतलब ये दोनों ही डॉक्यूमेंट कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं कि कंपनी के अंदर क्या होगा वो एओए बताएगा और कंपनी के बाहर वाले लोग कंपनी के साथ में किस तरह से डील करेंगे वो एमओए बताएगा। तो मैंने आपको ये कनेक्शन दिया है, ये जो कनेक्शन है ना, ये रिलेशन का है, ये रिलेशनशिप है बिटवीन द कंपनी एंड द आउटसाइडर्स। तो ये एमओए है। अब अगर मैं बात करूं तो जो एमओए है एक पब्लिक डॉक्यूमेंट भी है और एक लीगल डॉक्यूमेंट भी है। लीगल डॉक्यूमेंट इसलिए क्योंकि कंपनी एक्ट के प्रोविजंस को ध्यान में रख करके जो सेक्शन 12 से लेकर के 14 तक की कवरेज दी गई है उन सभी प्रोविजंस को ध्यान में रख करके ये बनाया जाएगा। इसके कुछ क्लॉजेस होते हैं, क्लॉजेस को हिंदी में हम वाक्य कहते हैं। यहाँ थोड़ा सा टिपिकल है चीजें, क्लॉज और वाक्य आपस में कोई एक दूसरे का रिलेशनशिप नहीं है हिंदी और इंग्लिश के हिसाब से, लेकिन जो जैसा शब्द है हमारे लॉ में उसे वैसे ही याद रखना होगा। हिंदी में इसे वाक्य कहेंगे और इंग्लिश में से क्लॉज कहेंगे। ठीक है, तो मैं आपको क्लॉज भी बताऊंगी, आगे बढ़ती हूँ। तो ये एक पब्लिक डॉक्यूमेंट हो गया, हर कोई फ्रीली इसे देख सकता है और ये माना जाता है कि वो देख ले उसके बाद ही वो अपनी सारी चीजों के बारे में डिसीजन मेकिंग करे, वही अच्छा है। और ये लीगल डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताई दिया क्योंकि ये लीगल प्रोविजंस को ध्यान में रख करके बनाया गया डॉक्यूमेंट होगा, तो ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है। तो ये तीन शब्द आपको हमेशा याद रखने हैं, एक चार्टर ऑफ कंपनी, एक पब्लिक डॉक्यूमेंट, एक लीगल डॉक्यूमेंट। इसके अलावा ये एक फाउंडेशन है जिसके ऊपर कंपनी का स्ट्रक्चर बेस्ड है। ठीक है, इस तरह से ये डायग्राम मैंने मेरी सोच के साथ में बनाया है। आप चाहें तो इस डायग्राम को अपने आंसर में ऐड करें। अब शुरुआत करते हैं अपने एमओए से। एमओए के क्या क्या क्लॉजेस हैं जरा ध्यान देंगे। एमओए में सबसे बड़ा क्लॉज होता है नेम क्लॉज। सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉज है नेम क्लॉज। ठीक है, तो नेम क्लॉज क्या होता है? नेम क्लॉज यानी नाम वाक्य। जब भी कोई कंपनी, आपने मेरा वीडियो देखा होगा जो कंपनी के काफी डिटेल्स को क्लियर करता है, कल मैंने एक वीडियो डाला है जो कि इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी है, उसमें मैंने बताया था कि किस तरह से उसका इनकॉर्पोरेशन करने के लिए डॉक्यूमेंट्स लगाए जाते हैं, नेम को रजिस्टर्ड किया जाता है वगैरह वगैरह। तो उसमें नेम क्लॉज जो एमओए का कंटेंट है उसमें बताया जाता है कि कितने फॉर्म भरे जाते हैं, किस तरह से उसमें लिस्ट लगाई जाती है, नेम एड्रेस के प्रूफ लगाए जाते हैं और उसके साथ में नेम कौन सा रखना चाहते हो उस कंपनी का वो, और उसके ऑल्टरनेटिव नेम्स भी रखे जाते हैं ताकि जिस भी नाम पे अप्रूवल आए उस नाम को रजिस्टर्ड कर लिया जाए। ठीक है, तो नेम क्लॉज यही कहता है।
और नेम क्लॉज को मैं ये कह दूं कि क्योंकि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है तो उसकी आइडेंटिटी उसके नेम से ही होगी, तो इसलिए नेम क्लॉज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये एक ऐसा नाम होना चाहिए जो ना ही तो किसी भी पब्लिक को कंफ्यूज करने वाला हो और ना ही ये मिसगाइड करने वाला हो। मिसगाइड करने का मतलब है कोई भी ऐसा नेम नहीं रखा जा सकता जो किसी प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर या मोनार्की किसी भी ऐसे हाई प्रोफाइल जो डेजिग्नेशन है उनसे ये मैच कर जाए और वो लोग कंफ्यूज हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो नेम क्लॉज जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ओपिनियन के हिसाब से सही होना चाहिए, अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए और ये रिसेंबल करना चाहिए कि ये कंपनी क्या काम कर रही है और किस तरीके का इसका ऑब्जेक्ट है, उस चीज को ये क्लैरिफाई करने वाला होना चाहिए। जब ये नाम रजिस्टर्ड हो जाता है तभी माना जाता है कि कंपनी का नाम ये है। ठीक है, अब दूसरा जो क्लॉज आता है वो होता है रजिस्टर्ड ऑफिस, यानी उसका जो बर्थ प्लेस है, कंपनी जिस भी जगह उसका एक्चुअल स्टार्टिंग हो रहा है, जहाँ पे उसका रजिस्ट्रेशन हो रहा है, उसी को हम उसका जो ऑफिस क्लॉज कहते हैं, यानी रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज कहते हैं। और ये वो होता है जो उसका हेड ऑफिस माना जाता है। कंपनी आने वाले समय में अपना बिजनेस कितना भी फैला ले, जहां भी फैलाएगी, मगर उसका हेड ऑफिस वही कहलाया जाएगा जहां पे उसका इनकॉर्पोरेशन हुआ है। तो रजिस्टर्ड ऑफिस होता है, उसमें उसके एड्रेस प्रूफ वगैरह सब लगाए जाते हैं। ठीक है, और ये कहता है कि द नोटिस ऑफ एग्जिट सिचुएशन ऑफ अ कंपनी हैज टू बी सबमिटेड टू द आरओसी विद इन 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन। 30 दिन के अंदर अंदर, जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो जाता है उसके 30 दिन के अंदर अंदर उसका एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है उस कंपनी की हेड ऑफिस के बारे में, उसका नोटिस उस आरओसी को सबमिट कराना होता है। एक और क्लॉज है ऑब्जेक्ट क्लॉज। ऑब्जेक्ट क्लॉज का मतलब है उद्देश्य। उद्देश्य का मतलब ये कंपनी क्यों खोली जा रही है, क्या उद्देश्य है इसका। मैं आपको बता दूं, जो एशबरी वाला रेलवे कैरेज वाला जो केस लॉ है, ये ऑब्जेक्ट क्लॉज के साथ बिल्कुल मैच होता है, क्योंकि वो अपने ऑब्जेक्ट से बियॉन्ड जाकर के काम कर रहे थे, तब उनका अल्ट्रा वायरस एक्ट माना गया था। तो ऑब्जेक्ट क्लॉज क्या कहता है, वो कहता है स्टेट द ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी। और किसी भी कंपनी की ऑब्जेक्ट अगर पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट में हो या लोक हित के विरुद्ध हो, तो रजिस्ट्रार उस ऑब्जेक्ट क्लॉज को देखते हुए उसकी वेरिफिकेशन करने के बाद डिनाई कर सकता है कि नो, दिस विल नॉट द ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी। तो ये मना किया जा सकता है। अनलॉफुल अगर किसी भी हालत में होगा तो जो रजिस्ट्रार होगा उसको ओके नहीं कहेगा। तो ये डिपेंड करता है कि उसमें आप अपने ऑब्जेक्ट के साथ अपने कंपनी के जो ऑपरेशंस होंगे उनके इंटेंशंस को कितना क्लैरिफाई करते हैं। ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि जब भी आप ऑब्जेक्ट क्लॉज बनाते हैं एमओए में, तो उसके ऑब्जेक्ट में सारी चीज़ें बहुत ही क्लियरली मेंशन होनी चाहिए और कभी भी डबल मीनिंग नहीं होना चाहिए या आधा अधूरा नहीं होना चाहिए। मतलब कंप्लीट भी, क्लियर भी और कंसाइज भी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये कहता है कि किसी भी कंपनी के नाम से संबंधित अगर माने तो दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, एक होता है मेन ऑब्जेक्ट और एक होता है अदर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जो मेन ऑब्जेक्ट होगा वो ये बताएगा कि कंपनी किस पर्पज से इसको खोला जा रहा है और उसके अदर ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे। ये दोनों ही ऑब्जेक्ट्स से क्लियर करने होते हैं अंडर द ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ एमओए। ठीक है, अब आगे एक और क्लॉज पढ़ रहे हैं अपन, चौथा क्लॉज की बात कर रही हूँ मैं, कैपिटल क्लॉज। कैपिटल का मतलब है पूंजी। यहाँ पे कहता है पूंजी वाक्य ये बताता है कि उसकी ऑथोराइज्ड कैपिटल क्या होगी, शेयर कैपिटल होगी या नहीं होगी, होगी तो किस तरह से डिवाइड होगी, इक्विटी शेयर्स ही होंगे या प्रेफरेंस शेयर्स भी होंगे, प्रेफरेंस शेयर्स होंगे तो किस तरह की कैटेगरी के होंगे, आगे जा आकर के हम 5 साल तक अगर शेयर नहीं इशू करने वाले तो भी ये चीज मेंशन करनी पड़ेगी। अगर ये कहता है कि हम हमेशा ही शेयर कैपिटल रखेंगे वो भी मेंशन, मतलब व्हाट एवर यू वांट यू जस्ट हैव टू इंक्लूड इन द एमओए। तो ये बात कहता है कि जो कैपिटल क्लॉज है उसमें ये बताना होता है कि लिमिटेड बाय शेयर्स है या लिमिटेड बाय गारंटी है, ये सारी चीज बतानी पड़ेगी, है ना। तो कंपनी कैन बी लिमिटेड बाय शेयर्स और कैन बी लिमिटेड बाय गारंटी, मगर जो भी होगा वो सारी चीज उसमें शो करनी पड़ेगी। तो इस तरह से ये कैपिटल क्लॉज हो जाएगा। एक होता है लायबिलिटी क्लॉज। लायबिलिटी क्लॉज में भी होता है गारंटी से होगी लायबिलिटी या शेयर से होगी, लिमिटेड बाय गारंटी और लिमिटेड बाय शेयर्स। तो जो कैपिटल क्लॉज में तो शेयर चला जाता है और गारंटी में वो लायबिलिटी में चला जाता है। जो लायबिलिटी है गारंटी वाली, उसमें ये होता है जब भी कंपनी वाइंड अप होगी तो जिन लोगों ने गारंटी दी है उसके एमओए में, उन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी समय अराइज होगी जिस टाइम में लिक्विडेशन का पीरियड शुरू होगा। तो लिक्विडेशन के टाइम पे अगर आपने 5 करोड़ की लायबिलिटी दी है तो कंपनी के जितने भी डेब्ट्स हैं या जितने भी लायबिलिटीज हैं उनको पूरा करने के लिए 5 करोड़ तक आप उत्तरदायी रहेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज होती है।
पूरे लाइफ टाइम में लाइबिलिटी क्लॉज के हिसाब से उन डायरेक्टर्स का कोई मेजर रोल नहीं रहता, लेकिन जिस समय कंपनी बंद हो रही होती है उस समय उनका लाइबिलिटी क्लॉज के तहत बहुत सारा काम, जिम्मेदारियां शुरू हो जाती हैं। अब इसका जो सेकंड पार्ट है, जैसा कि मैंने कहा ऑल्टरेशन बताऊंगी, तो इसके अब ऑल्टरेशन बताते हैं, क्योंकि कोई जरूरी थोड़ी है कि एमओए जिस दिन कंपनी बनी थी उसमें जो ऑब्जेक्ट क्लॉज या कैपिटल क्लॉज या नेम क्लॉज या जो ऑफिस क्लॉज है वो वही रहेंगे पूरे जिंदगी भर। हो सकता है आने वाली सिचुएशन में हम अपना हेड ऑफिस चेंज करना चाहें, इंडिया से बाहर ले जाना चाहिए, या इंडिया में किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर उसका रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करना चाहें या उसका नाम बदलना चाहें, कुछ भी हो सकता है, हम अपनी कैपिटल में बदलाव कर सकते हैं। तो ये जो बदलाव होता है ये ऐसे ही नहीं कि हम यूं ही कर लें, इस बदलाव के लिए भी बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। तो ऑल्ट्रेशन करने के लिए एक बात हमेशा याद रखोगे, चाहे एमओए हो चाहे एओए हो, जब भी इसके क्लॉजेस में बदलाव होगा, जब भी इसके कंटेंट में बदलाव होगा, इस सारे बदलाव की सूचना टाइमली विद इन अ प्रेस्क्राइब टाइम, एक नियत समय के अंदर अंदर आरओसी को देनी ही होती है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को देनी ही होती है। तो कुछ चीजें हैं, तो ये कहता है कि जब भी आप नाम वाक्य में बदलाव करेंगे, नाम वाक्य का मतलब है नेम क्लॉज, नाम वाक्य में जब भी बदलाव करेंगे तो ये कहता है उसके बारे में आपको सारी चीजें क्लियर करनी होंगी, अपना नाम बताना होगा और क्यों हटा रहे हैं और क्यों नया नाम किस वजह से कौन सा डालना चाहते हैं, उसके भी ऑल्ट्रेशन सारे देने पड़ेंगे। वो सारी चीजें आरओसी को एक प्रेस्क्राइब टाइम और प्रेस्क्राइब फॉर्मेट में विद फीस वो देनी ही होती हैं। उसको वो सारी वेरिफिकेशन करेगा, आरओसी रजिस्ट्रार चेक करेगा क्या काम है, कैसे चेंज कर रहे हैं, नाम क्यों कर रहे हैं, ये क्या नाम सही रहेगा, पब्लिक को कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगा। इन सारी चीज़ों की जब वेरिफिकेशन हो जाती है तब वो अप्रूव करता है कि यस यू कैन चेंज योर नेम। तो इस तरह की बात कहता है, विद द चेंज ऑफ नेम ऑफ द कंपनी द पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर नॉट चेंज। ये एक इंपॉर्टेंट थिंग है, अगर किसी भी कंपनी का नाम बदला गया है तो उसकी लाइबिलिटीज और उसकी पावर्स नहीं बदली गई हैं, वो वैसी की वैसी रहेंगी, क्योंकि वो कंपनी के साथ जुड़ी है, कंपनी के नाम के साथ नहीं जुड़ी है, तो उसके बदलने से वो नहीं बदलेंगी। ठीक है, और जितने भी लीगल अफेयर्स वगैरह होंगे वो कभी भी अफेक्ट नहीं करते किसी भी नाम के बदलाव के साथ में, सिर्फ फर्क ये पड़ता है कि उस नाम को आरओसी ने अप्रूव किया है कि नहीं किया है। ठीक है, ये कहता है एक और चीज है कि आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो भी नाम रखें वो इनवैलिड ना हो, कभी भी अनलॉफुल ना हो, इनवैलिड ना हो, किसी के भी हितों को नुकसान देने वाला ना हो, किसी भी की भावना को नुकसान पहुंचाने वाला, हर्ट करने वाला नहीं होना चाहिए। इसी तरह से रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज में भी बदलाव किया जा सकता है। आपका हेड ऑफिस कहीं और रहा होगा, लेकिन आने वाले समय में या 20-25 साल बाद में आप अगर अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करना चाहते हैं तो यू कैन डू विद द ऑल्ट्रेशन ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, एंड उसका भी वही प्रोसीजर रहेगा, उसको एक प्रेस्क्राइब फॉर्मेट में उसको सारा चीज देनी पड़ती है। इसमें सेक्शन 17 कवर करता है इसको, है ना, और सेक्शन जो 17 है वो सारा बताता है कि किस तरीके से इसमें काम करना पड़ेगा, सारी चीजों का बताना पड़ेगा कि किस जगह से आप किस जगह लेके जा रहे हो, केवल स्टेट वाइज चेंज कर रहे हो या इंटर स्टेट कर रहे हो या नेशनल इंटरनेशनल वाइज से चेंज कर रहे हो। तो अगर इंटरनेशनल वाइज चेंज कर रहे होते हो तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि ना केवल अपने देश के लॉ का ध्यान रखना पड़ेगा बल्कि सामने वाले देश के लॉ का भी ध्यान रखना पड़ेगा, प्लस इंटरनेशनल लॉ क्या कहता है वो भी ध्यान रखना पड़ेगा। एक चीज आप हमेशा याद रखो, चाहे बिजनेस हो चाहे कोई बदलाव हो, इन दोनों ही मामलों में जिस भी समय आप देश की सीमा से बाहर जाके किसी दूसरे देश में एंटर करते हो, 3 तरह के लॉ को फॉलो करना पड़ता है। एक आपका डोमेस्टिक लॉ यानी आपके देश का कानून क्या कहता है, एक आपका दूसरे देश का लॉ यानी फॉरेन लॉ क्या कहता है, फॉरेन कंट्री का लॉ क्या कहता है, और एक तीसरा होता है इंटरनेशनल लॉ यानी जो अंतरराष्ट्रीय अधिनियम है वो क्या कहता है। तो इन तीनों लॉ को आपको फॉलो करना होगा। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने तो यहाँ से बिजनेस अमेरिका लेके गए तो मैंने अमेरिका लॉ को फॉलो कर दिया, नहीं, इंटरनेशनल लॉ जो कह रहा है उसको भी फॉलो करना पड़ता है। तो यू मस्ट बी अवेयर अबाउट ऑल दिस थिंग्स। तो ऑब्जेक्ट क्लॉज, अब ये हो गया था रजिस्टर्ड ऑफिस। अब तीसरे पे आ जाते हैं अपन ऑब्जेक्ट क्लॉज। ऑब्जेक्ट क्लॉज का मैंने वही चीज कही, मान लो कि आप अपने बियॉन्ड द राइट्स कोई काम करते हो, तो अगर आप करना चाहते हो तो उससे पहले उस ऑब्जेक्ट क्लॉज में ऑल्ट्रेशन करवा लो, तब तो आप कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप नहीं करवाते हो तो परेशानी हो सकती है और आपके सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएंगे, और इसके अलावा जो कंपनी की गुडविल होती है वो बहुत ज्यादा खराब होती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट थिंग है कि जब भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट क्लॉज को बदलाव करना चाहते हो तो बहुत सोच समझ के करना चाहिए। इसके लिए मैं बता दूं आपको, एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है और वो कहता है कि कंपनी की जनरल मीटिंग में उसके मेंबर्स के साथ में ये पास करना पड़ता है, और उसमें सारी चीजें सर्टिफाइड कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट से वेरीफाई हुई वो सारी चीज लगानी पड़ती है, आरओसी के पास में सबमिट कराना पड़ता है, वो सारी चीजों को चेकिंग होती है, स्क्रूटनाइजेशन होता है, उसके बाद कहीं जाकर के ऑब्जेक्ट क्लॉज में बदलाव होता है। ठीक है, तो एक सर्टिफाइड जब कॉपी हो जाती है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में भी भेजनी पड़ती है ताकि कि गवर्नमेंट को भी पता हो कि इनके ऑब्जेक्ट में बदलाव हुआ है। मान लीजिए कि कोई दवाई बनाने वाली कंपनी है और दवाई बनाने वाली कंपनी अपने ऑब्जेक्ट में कोई और बदलाव करना चाहती है, कोई और वैक्सीनेशन भी बनाना चाहती है जो पहले परमिट नहीं थी और अब परमिशन लेना चाहते हैं, तो इस सारी चीज़ों में उनको उस ऑब्जेक्ट क्लॉज में बहुत सारे बदलाव करने पड़ते हैं।
ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। जैसे मैं ऑब्जेक्ट क्लॉज में मैंने आपको पहले भी बता रही हूँ, जैसे अल्ट्रा वैस की बात है, तो जो ऐशबरी वाला आपको मैंने एक केस जो बताया उसमें यही हुआ था कि जो वो कंपनी थी वो रेलवे के डिब्बे बनाने का और बेचने का काम करती थी, लेकिन उन्होंने क्या करा, लाइन डालने के काम का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। तो आप बताइए, जब आप रेलवे के डब्बे बनाने का और बेचने का काम कर रहे हो, रेलवे लाइन डालने का काम कैसे कर सकते हो? ये बियॉन्ड द ऑब्जेक्ट हो गया। तो विदाउट हैविंग एन ऑल्टरेशन इन ऑब्जेक्ट क्लॉज यू आर नॉट सपोज टू डू। तो ये सारी चीज जब हुई थी तो अल्ट्रा वाइस हो गया था, वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ था। ठीक है, तो ये आपको मैं बता दूं कि ये आपको ध्यान रखना पड़ता है। ऐसे ही होता है कैपिटल क्लॉज और लाइबिलिटी क्लॉज में भी कोई बदलाव करना हो तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन एंड लीगल प्रोविजन यू हैव टू mention all these things, and under consideration of all legal provision you have to alter in the capital clause or liability clause etc. ठीक है, तो इस हिसाब से इस पूरे एमओए के कंटेंट को मैंने आपको समझा दिया, उसके ऑब्जेक्ट को मैंने समझा दिया, उसके ऑल्ट्रेशन की क्या प्रोसीजर है वो समझा दिया, कौन सी सेक्शन कवर करते हैं वो समझा दिया, प्लस मैंने आपको अल्ट्रा वाइस के बारे में बता दिया। अल्ट्रा वाइस के बारे में बता करके उसकी केस लॉ को भी मैंने हाईलाइट कर दिया। मैं फिर से आपको कहूंगी कि आपको ये वीडियोस लगातार देखने चाहिए, और एक वीडियो दूसरे वीडियो से कहीं ना कहीं ज़रूर कनेक्ट करता है, तो आपको ये समझने में आसानी होगी। और अगर अभी तक आपने मेरे वीडियो को, चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो आप सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि कि आपको आने वाले नए वीडियोस ऑटोमेटिकली मिलते जाए। और मैं आपके कमेंट्स का हमेशा इंतजार करूंगी। आपको अगर कोई भी क्वेरी हो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ रेगुलर। थैंक यू।